Assalamualaikum. My name is मोहम्मद नोमान. Hope you all are doing well. आज हम बात करेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स. हम इसमें बात करेंगे पेशेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे उसमें, और उसका क्या ट्रीटमेंट है. अब एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन सर्जिकल एमरजेंसी है. इसमें जो पेशेंट की टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है उसमें ये होता है कि पेशेंट को पेन स्टार्ट होता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द उसको स्टार्ट होता है अराउंड द अम्बिलिकस, और फिर वो कुछ टाइम के बाद माइग्रेट कर जाता है इन द राइट आइलिक फोसा. तो ये उसकी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि पेशेंट आपके पास आएगा और वो कहेगा कि पहले पेट में दर्द शुरू हुआ और फिर जो है वो दाईं साइड पर नीचे जो है वो माइग्रेट कर गया और वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो गया पेन. अब उस जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा उसके साथ उसे फीवर भी हो सकता है, उसे जो है नोज़िया और वोमिटिंग भी हो सकती है उसके साथ. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम एग्जामिन का हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की. हिस्ट्री में हम उससे पूछेंगे पेन के बारे में, फ़ीवर के बारे में, और जो है उसके अलावा उसके बाद हम उसे एग्जामिन करेंगे. एग्जामिन जब हम करेंगे तो उसमें हमें जो राइट आइलिक फोसा है वहाँ पर हमें टेंडरनेस मिलेगी, वहाँ पर रीबाउंड टेंडरनेस होगी, और साथ में हम उसका पूरे एब्डोमेन को एग्जामिन कर लेंगे. अब जो इसके लिए एक हम स्कोर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्वारेडो स्कोर. अल्वारेडो स्कोर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर पेशेंट को माइग्रेटरी पेन है, यानी कि पहले एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हुआ और फिर वो राइट आइलिक फोसा में माइग्रेट कर गया, तो उसका एक नंबर होता है. उसके बाद आता है एनोरेक्सिया, उसका भी एक नंबर होता है, और नोज़िया और वोमिटिंग का भी एक नंबर होता है. तो ये तीन सिम्टम्स हैं जिनके तीन नंबर होते हैं. फिर तीन साइंस के नंबर हैं. एक अगर टेंडरनेस है राइट आइलिक फोसा में, उसके दो नंबर हैं. उसके बाद अगर रीबाउंड टेंडरनेस है एक नंबर है, और अगर उसको उसका टेम्परेचर जो है वो एलिवेटेड है, फीवर है उसे, तो उसका भी एक नंबर. और उसके बाद दो इन्वेस्टिगेशंस के नंबर होते हैं. इन्वेस्टिगेशंस में हम सीबीसी करवाते हैं जिसमें लिकोसाइटोसिस होगी, उसके भी दो नंबर हैं. और उसके बाद जो होगा वो न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो रेज्ड होंगे, लेफ़्ट साइडेड शिफ्ट होगी, उसमें उसका एक नंबर है. तो ये टोटल 10 मार्क्स बनते हैं अल्वारेडो स्कोर के. अब इसमें से 6 या 6 से ज़्यादा या 7 अगर स्कोर ये उसका आता है तो उसमें हम कहते हैं कि वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस है. उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस पर जब हम चलते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है हमें, और उसके अलावा जो है न्यूट्रोफिल्स भी रेज होते हैं. उसमें हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि जो है पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है. और सीबीसी के अलावा हम यूरिन आरी करवाते हैं. यूरिन आरी हम किस वजह से करवाते हैं कि हम जो है ना किडनी से रिलेटेड जो भी है यूटीआई है, यूरिटेरिक कॉलिक है, अगर उसको हम एक्सक्लूड कर सकें. यूरिन आरी के अलावा जो है हम उसमें उसके एलएफटीज़ और आरएफटीज़ भी करवा सकते हैं उसको रूल आउट करने के लिए. और हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एब्डोमिनल और पेल्विक अल्ट्रासाउंड. इसके बाद अब जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, और वो है अपेंडेक्टमी. अब अपेंडेक्टमी के लिए हम पेशेंट को रेडी करते हैं, जीए के लिए, जनरल एनेस्थीसिया के लिए रेडी करते हैं. उसमें हम एनपीयू है जिसमें हम कहते हैं कि 6 घंटे पहले जो है ना उसने औरली या जो है ना वो कुछ नहीं खाना. उसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग जीए अगर वो स्टमक में फूड प्रेजेंट है, जनरल एनेस्थीसिया दिया और स्टमक में प्रेजेंट है, तो उसकी एस्पायरेशन हो सकती है, और उसके बाद हम अपेंडेक्टमी कर देते हैं. अब अगर जो है अपेंडेक्टमी टाइम पर ना की जाए तो उसकी वजह से एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. सबसे पहले तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस अगर वो रप्चर कर जाए, जो अपेंडिक्स है वो रप्चर कर जाए, जिसे कहते हैं कि अपेंडिक्स जो है वो फट गई है, उससे क्या होगा कि जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस होगा, जिसे हम कहते हैं पेट में जहर फैल जाना. जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस या पेट में जहर फैलना जो होता है उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. उसके अलावा और क्या हो सकता है कि वहाँ पर फिस्टूला बन सकता है. ठीक है, फीकल फिस्टूला बन सकता है जिसमें जो है फीकल जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्सेस बन सकती है वहाँ पर, और मैस बन सकता है. अब जो अपेंडिकुलर मैस बन गया, अपेंडिकुलर मैस में क्या होता है कि अपेंडिक्स, टर्मिनल आइलियम, सीकम और साथ में ओमेंटम वो सब इंटरमिंगल हो जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर एक मैस बना लेते हैं. अब जब पेशेंट आपके पास आया है और आपने एग्जामिन किया है
और आपको लग रहा है कि यहाँ पर अपेंडिकुलर मैस बन गया, तो अब जो है उसका ट्रीटमेंट अपेंडेक्टमी नहीं है। अब उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एग्ज़ामिन करेंगे पेशेंट को और उसके साथ एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिसे हम कहते हैं ऑशनर शेरर रेजिमेंट। ऑशनर शेरर रेजिमेंट जो है उसमें क्या होगा कि आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे, एनपीओ कर देंगे पेशेंट को, उसके अलावा उसे एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे और मैस को मैयर कर देंगे। और आफ्टर 24 आवर्स आप उसको रीवैल्यूएट करेंगे दोबारा से, और अगर मैस का साइज़ कम हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रीटमेंट काम कर रहा है, और उसको जो है 4 से 5 दिन जो है उस ट्रीटमेंट पे रखेंगे, और जब तक के फिर उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर देंगे ओरल एंटीबायोटिक्स, ओरल एनाल्जेसिक्स के साथ। फिर हम पेशेंट को कहेंगे कि वो 3 महीने बाद आए और अपनी अपेंडेक्टमी करवा ले। अब याद इसमें रखना है कि अपेंडेक्टमी आपने ज़रूर करनी है, लेकिन उस वक्त अपेंडेक्टमी नहीं करनी। अपेंडेक्टमी आपने 3 महीने बाद करनी है, उसे हम कहते हैं इंटरवल अपेंडेक्टमी। लेकिन अगर जो है मैस जो है वो इंक्रीज़ हो गया उसका साइज़, तो इसका मतलब है कि वो एप्सेस बन गई है, और अगर एप्सेस बन गई है तो उसे आपको ड्रेन करना पड़ेगा। तो एप्सेस को आप ड्रेन करेंगे, लेकिन आप अपेंडेक्टमी नहीं करेंगे। हाँ, अगर जो है वो अपेंडिक्स वहाँ पर बिल्कुल आपको नज़र आ रही है, वाज़े नज़र आ रही है, तो फिर आप अपेंडेक्टमी कर सकते हैं, लेकिन आप एब्सेस को ड्रेन करेंगे, फिर उसी तरह पेशेंट को रीवैल्यूएट करेंगे, वही रेजिमेंट स्टार्ट करेंगे और उसके इंटरवल अपेंडेक्टमी करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में। आई एम होपफुल कि आपको इससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।